हम देख रहे हैं 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे पादप जगत, जंतु जगत और उसी के साथ में हम देखेंगे कि वायरस आखिरकार क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। पादप जगत क्या है? बेसिकली जो पादप हैं, प्लांट्स हैं, वो यूकैरियोट्स होते हैं, है ना, बहुकोशिकीय होते हैं। तो यूकैरियोट्स हम इसको बोलते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल वर्णक, जैसे जब हम अभी थर्ड चैप्टर में आएंगे ना बच्चों, तो उसके अंदर हम पूरा पादप जगत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसा कैसा पिगमेंटेशन होता है, यानी कि किस तरह के वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, किस तरीके से रंग मिलता है और कैसे कैसे विकास हुआ पौधों का। तो वो चीज़ हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे। अभी सिर्फ एक ये समझ लीजिए कि पादप के प्रति इंट्रोडक्शन, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बता दें, भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, या मैं ये पढ़ता हूँ, या मैं ये करता हूँ, या मैं ये करती हूँ, इतना ही बताते हैं। जब धीरे धीरे हम उनके डेली में संपर्क में आते हैं या बार बार संपर्क में आते हैं, तो वो हमारे बारे में और हम उनके बारे में जान पाते हैं, हाँ या ना। इसी तरीके से ये सिर्फ प्लांट्स का इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से पादप होते हैं और क्या थोड़े थोड़े फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्लोरोफिल होता है। कुछ पादप कीट भक्षी होते हैं, ठीक है, कीटों का भक्षण करते हैं। परजीवी भी होते हैं, ठीक है। यदि मैं कीट भक्षी का एग्जाम्पल लूँ तो कीट भक्षी का जो एग्जाम्पल है वो है ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रेप। ठीक है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर दिख रही है आपको, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ब्लैडरवर्ट, जो कि कीट भक्षी है। ठीक है, परजीवी का जो एग्जाम्पल है वो है अमरवेल, यानी कि कसकुटा, ये वाला जो नीचे वाला पिक्चर है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि पादप में जो है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये प्लांटी जगत शैवाल हो सकते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बच्चों ये जो अभी नाम थोड़े से बोलने में जो टफ लग रहा है ना आपको, क्योंकि आप 11th क्लास में हो, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर में नाम के साथ इनका काम भी बताऊंगी, हर तरीके से, हर अच्छी तरीके से चीज़ें बताऊंगी कि आखिरकार ये शैवाल है तो क्यों है, किस तरीके से ये शैवाल है, फिर ब्रायोफाइट्स क्या हुआ, उनकी क्या पहचान है, टेरिडोफाइट में क्या हुआ, एंजियोस्पर्म क्या हुए, जिम्नोस्पर्म क्या हुए, सबसे विकसित पादप क्या हैं, ये सब आपको इनका आंसर मिलेगा थर्ड चैप्टर के अंतर्गत। घबराने की बात नहीं है, सीधी सी बात है। जो पादप है, प्लांटी जगत है, वो शैवाल में बांटा गया है, ब्रायोफाइट्स में बांटा गया है, टेरिडोफाइट्स में बांटा गया है, और उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बस, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। पादपों में जनन की जो क्रिया है हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू देख लेते हैं आखिरकार जनन कैसे होता है। पादपों में बच्चों अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है, और अलैंगिक जनन में कायिक जनन भी होता है और अनिषेक बीजता भी होती है, जो सिर्फ अभी आपको नाम बता रही हूँ। ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी अपन ओवरव्यू देख रहे हैं आखिरकार जनन क्या है। ठीक है, पादप जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं होती हैं। जो पादप जीवन चक्र है ना बच्चों, उसमें दो स्पष्ट जो हैं अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठीक है, बीजाणुद्भिद अवस्था, जो हमेशा द्विगुणित होती है। क्या होती है बच्चों? द्विगुणित। ठीक है, फिर एक और अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं अगुणित। ठीक है, अगुणित युग्मोद्भिद, युग्मकोद। ये क्या, राइटिंग थोड़ी ऐसी हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, सही लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो अवस्था होती है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद और अगुणित युग्मोद्भिद। ये मुख्य अवस्था है पादप जीवन चक्र की, दिमाग में बिठा लो क्योंकि बहुत बार आएगी। ठीक है, जीवन चक्र की दो अवस्थाएं हैं, द्विगुणित बीजाणुद्भिद और अगुणित युग्मोद्भिद। ये अवस्थाएं हैं जो पीढ़ी एकांतरण करती है। ठीक है, तो बीजाणुद्भिद और अगुणित युग्मोद्भिद, ये दोनों पीढ़ी रूपांतरण होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई, मतलब ये जो दोनों अवस्थाएं हैं ना, इनका काल, मतलब दीर्घायु, दीर्घजीवी, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इस आधार पे ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि जो मुक्त जीवी तथा दूसरों पर निर्भर करती है, मतलब ये जो अवस्थाएं हैं ये मुक्त जीवी भी हो सकती है और एक दूसरे पर निर्भर भी कर सकती है। ये डिपेंड कर देगा कि कौन सी कंडीशन है, आप बीजाणुद्भिद अवस्था पढ़ रहे हो या अगुणित युग्मोद्भिद अवस्था पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करेगा उस केस में। ठीक है,
युग्मनज, युग्मनज बनेगा, उसमें मियोसिस होगा और वो अगुणित बीजाणु बना लेंगे। अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाऊंगी, चिंता ना करो, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं ये बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मोद्भिद बनाएंगे, यानी कि एक युग्मनज बनाएंगे जो युग्मोद्भिद बनाता है, ठीक है। युग्मक कौन से बनेंगे? नर एवं मादा, नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और युग्मनज बन जाएगा, ठीक है। दोनों संलयन होकर के पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाएंगे, यानी कि 2n बनाएंगे, क्या? जाइगोट, युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है और इस प्रक्रम को ही संतति रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। डायग्राम है, इस डायग्राम को यदि आपने अच्छे से समझ लिया ना, आई प्रॉमिस टू यू कि आप कभी भी मतलब दिक्कत में नहीं आओगे, क्योंकि ये पादप, जब अपन पूरा पादप जगत पढ़ेंगे ना 3rd चैप्टर, उसमें मस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी समझ लो अच्छे से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ और अच्छे से विजिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोले तो बीजाणुद्भिद अवस्था। ये हमें देखो, जब भी बीजाणुद्भिद अवस्था आएगी ना, आप दिमाग में बिठा लो, ये द्विगुणित होती है। क्या होती है? 2n, ठीक है। बीजाणुद्भिद अवस्था हमेशा द्विगुणित होगी। और जो गैमेटोफाइट्स है, जहाँ पे गैमेट्स, अरे सीधी सी बात एक और बताती हूँ, देखो लर्न मतलब ट्रिक्स देख लेते हैं ना। देखो, युग्मकोद्भिद, ठीक है, युग्मकोद्भिद है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सीधी सी बात है, युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे, ठीक है। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? एन, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अगुणित होते हैं। तो एक बात बताओ कि जो अवस्था है वो अगुणित ही तो होगी, क्योंकि अगुणित युग्मक बन रहे हैं, हाँ या ना। तो इससे अपन को याद भी हो जाएगा, ट्रिक भी आ गई कि जो युग्मोद्भिद अवस्था होगी वो हमेशा अगुणित होगी। कैसी होगी बच्चों? अगुणित, यानी कि n प्रकार की उसकी गुणसूत्रता पाई जाएगी, हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। अब दूसरी, ये जो है स्पोरोफाइट, यानी कि बीजाणुद्भिद, यानी कि बीजाणुद्भिद अवस्था। अब देखो यहाँ पर ये जो अवस्था है, अब मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ, उससे कोरिलेट करेगी, ताकि आपको ये नहीं रहेगा कि बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित होती कि अगुणित, ठीक है। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। युग्मनज, युग्मनज कैसा है? 2 गुना है, यानी द्विगुणित है ना, तो युग्मनज से ही बन रही है वो। कौन सी? बीजाणुद्भिद अवस्था। तो नेचुरल सी बात है, जब द्विगुणित से ही बन रही है तो द्विगुणित ही तो होगी, तो रटने की जरूरत है। समझ में आया ना? द्विगुणित युग्मनज से बीजाणुद्भिद अवस्था बन रही है, तो वो कैसी होगी? हमेशा 2n होगी, यानी कि द्विगुणित होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं रटाना नहीं चाहती, मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि ये स्पोरोफाइट है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? द्विगुणित अवस्था होगी। अब क्या हुआ? मियोसिस हुआ और स्पोर्स बने। अब स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स क्या करते हैं? मतलब जो बीजाणु बने, स्पोर्स यानी कि जो बीजाणु बने, ये बीजाणु कैसे हैं बच्चों? जो कि किसकी, मतलब बीजाणु जो है वो किसकी वो कर रहे हैं, मतलब कौन सी अवस्था को बना रहे हैं? वो बना रहे हैं इस युग्मोद्भिद अवस्था को। तो यानी कि स्पोर्स भी अगुणित हुए। मैं कह सकती हूँ कि जो बीजाणुविद अवस्था से, स्पोर्स लिख रही हूँ, ठीक है, स्पोर्स बने हैं, ये कैसे बने हैं? एन, ठीक है, एन बने। एन बने, इस एन ने कौन सी अवस्था बनाई? ये अगुणित युग्मोद्भिद अवस्था। यानी कि कुल मिला के क्या हुआ कि जो द्विगुणित अवस्था थी बीजाणुद्भिद वाली, उससे तो बने स्पोर्स अगुणित वाले। ये अगुणित अवस्था से हमने कौन सी अवस्था बनाई? अगुणित युग्मोद्भिद। उस अगुणित युग्मोद्भिद से युग्मक बने, दोनों ने संलयन किया, यानी क्रॉस किया, और क्या बनाया? द्विगुणित युग्मनज। इस द्विगुणित युग्मनज से क्या बना हमारा? क्या बना? बीजाणुद्भिद, जो कि स्वयं द्विगुणित है। तो इस तरीके से ये प्रक्रम चल रहा है भाई। बीजाणुद्भिद अवस्था है, बीजाणु बना रही है, बीजाणु से अगुणित युग्मोद्भिद अवस्था आ रही है, फिर अगुणित युग्मोद्भिद से युग्मक बन रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं और युग्मनज बना रहे हैं, और वो जो युग्मनज बना है वो वापस से बीजाणुद्भिद अवस्था बना रहा है।
आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई हो, नहीं है तो एक बार वापस से वीडियो सुनना, तीसरी बार सुनना, पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये स्पोरोफाइट था, इसने देखो स्पोर्स बनाए, यहाँ पर माइटोसिस हुआ, यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन है, समान संख्या ही रहेगी, तो यहाँ पर क्या बना, गैमेटोफाइट, यानी कि एन स्पोर्स ने क्या बनाई, एन वाली कंडीशन बनाई गैमेटोफाइट की, तो यानी कि अगुणित युग्मोद्भूत अवस्था बन गई। अब इस अवस्था से क्या हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मक बने, फ्यूज करके एक जाइगोट बनाया जो कि 2n था, क्या था, जाइगोट बनाए 2n। इस 2n अवस्था से ही क्या बना, वापस से बीजाणुद्भिद अवस्था बनी। तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चों, ये प्रक्रम कंटिन्यू चलता रहता है, ऑल्ट्रेशन होता रहता है, पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। आई होप कि समझ में आ गई होगी अब तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जंतु जगत, 4th चैप्टर 11th क्लास का, ठीक है, जिसका हम सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू देख रहे हैं, केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ये विषमपोषी यूकैरियोट्स होते हैं, विषमपोषी है ना, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी यूकैरियोट्स है, क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर रही हूँ, हाँ, तो ये कोशिका भित्ति नहीं होती, यही एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। आपसे पूछा जा सकता है कि जो जंतु कोशिका है और जो पादप कोशिका है उसका मुख्य अंतर बताइए। तो भाई जो पादप कोशिका है उसमें तो क्या बना है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जब हम जंतु कोशिका की बात करेंगे तो वहाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, क्योंकि दोनों यूकैरियोट्स हैं, लेकिन फिर भी अंतर है कोशिका भित्ति की वजह से, ठीक है। ये भोजन के लिए परोक्ष व अपरोक्ष रूप से पौधों पर ही तो डिपेंड होते हैं। भाई जंतु है, या तो सीधा पौधा खा लेगा या फिर उससे बनी हुई जो निकली हुई चीज़ें हैं वो खा लेगा, तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हम डिपेंड हो गए, ठीक है। ये अपने भोजन का एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं, पाचन तंत्र में, जो पाचन तंत्र होता है उसी में भोजन पचता है, तो वो गुहिका के समान होता है, वही चीज़ हमें यहाँ बताई गई है। भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में ये संग्रह करते हैं, जो भोजन पच रहा है उससे तो हमें एनर्जी मिलती है, हाँ या ना। हम जब खाना खाते हैं या जंतु खाना खाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि एनर्जी उनको मिलती रहे। तो वो स्टोर कैसे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में और या फिर वसा के रूप में, ठीक है, यानी कि जो ग्लाइकोजन है उसके रूप में और वसा के रूप में वो स्टोर कर लेते हैं अपने फूड को, ठीक है। इनमें प्राणी संपोषण होता है, प्राणी संपोषण यानी कि एक समान पोषण उनको चाहिए होता है, ठीक है। फिर है उनमें वृद्धि एक निर्दिष्ट पैटर्न से होती है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बनाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति और माप होती है। क्या हुआ इस लाइन का अंतर, जो अर्थ है इस लाइन का अर्थ ये है कि देखो बच्चों, जब हमने पादप की बात करी थी 11th क्लास के 1st चैप्टर में, तो वहाँ एक लाइन लिखी थी वृद्धि वाले, जब मैंने वृद्धि बताई थी तो मैंने एक बात बताई थी कि जो पादप होते हैं उसमें वृद्धि पर्यंत चलती रहती है, यानी कि जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेम होता है, एक उत्तक होता है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक होता है, उसकी वजह से उसमें वृद्धि जो है पूरे जब तक वो जीवित रहता है पौधा चलती रहती है। लेकिन मनुष्य या जंतुओं में ऐसा देख सकते हो आप, नहीं देख सकते ना। जैसे मस्तिष्क की मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई जो इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो 15 वर्ष की आयु तक ही विकसित होता है, उसके बाद में वो विकास करना बंद कर देता है, हाँ या ना, ये मैंने बोला था। तो यहाँ पर जो जंतु है उसकी जो पैटर्न है वो निर्दिष्ट है, मतलब यहाँ तक आप ग्रोथ कर सकते हो, उसके बाद आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। आया समझ में। ये चलन करने में सक्षम होते हैं, नेचुरल सी बात है, इनके पास पैर होते हैं, हाथ होते हैं, तो इजीली मूव कर सकते हैं। पेड़ पौधे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। लैंगिक जनन में नर व मादा के संगम से होती है, यानी कि इनको अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, संख्या बढ़ाने के लिए इनको जनन क्रिया करनी होती है, जिसमें नर व मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है और बाद में भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। विषाणु यानी कि वायरस, जो कि अभी पूरा कोरोना फैला के बैठा हुआ है, कोविड-19 स्प्रेड हो चुका है अच्छे वाला,
और हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसने नष्ट कर दी, देख लो आप, है ना। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, विषाणु के बारे में। विषाणु क्या है, ना तो ये निर्जीव है ना यह सजीव है, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बाहर रहेगा तो निर्जीव रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी में आ गया तो ये क्या काम कर देगा, अपना कार्यक्रम शुरू कर देगा और हम लोगों को बीमार कर देगा। बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको इजीली मत लेना, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो जो कोरोना के लिए, कोविड के लिए प्रिकॉशंस हैं वो बच्चों यूज़ करते रहो, और आप अपने बड़ों को भी ये चीज़ें समझाते रहो कि भाई बचाव उपाय है तो क्या दिक्कत है, यदि हम उपाय करने से बच रहे हैं तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। फिर हाँ, ये हुई ना बात। तो हमने क्या बोला, ये शब्द लैटिन भाषा के वायरस से लिया गया है, मतलब लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, विषैला पदार्थ, ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड हम इसको बोल सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विष प्लस अणु। क्या है, विष प्लस अणु। ये मुख्यतः न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। खोज क्या है, नाम, इसका मतलब जो खोज है इसको नाम किसने दिया, तो दिया हमारे लुईस पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। इसका नाम किसने दिया, वायरस, लुईस पाश्चर ने, ठीक है। क्या नाम दिया, इन्फेक्शियस पार्टिकल। क्या नाम दिया, इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी कि लुईस पाश्चर ने वायरस को सबसे पहले इन्फेक्शियस पार्टिकल बोला, पहली बात। दूसरी बात, डीजे इवानोस्की ने क्या करा, तंबाकू का जो लीव होती है, यानी कि जो पत्ती होती है, उस पर एक मोज़ेक देखा। जैसे मान लीजिए कि ये एक लीफ है, ठीक है, तंबाकू की, और उस पर एक ऐसा पैच देखा, ठीक है, मोज़ेक जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मोज़ेक कहते हैं। तो उन्होंने देखा ये मोज़ेक एक वायरस की वजह से हुआ है, तो उन्होंने इसको खोजा और इनको क्या बोला, TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, उन्होंने ही देखा है, डीजे इवानोस्की ने, ठीक है। फिर वॉट एंड डी हैरेले ने बताया कि ये बैक्टीरियोफाज, यानी बैक्टीरिया को खाने वाला भी एक वायरस होता है। क्या बोला इन्होंने, भाई डी हैरेली और वॉट नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को खाने वाला भी एक वायरस है जिसको हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफाज। तो आपसे पूछा जा सकता है बैक्टीरियोफाज की किसने खोज करी, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई, डी हैरेले और वॉट ने करी। आया समझ में। बेजरनिक ने इसको बोला ये कॉन्टेगियम विवम फ्लूइड बोला। क्या बोला, कॉन्टेगियम विविम फ्लूइड, यानी कि ये कॉन्टेगियस है, यानी संपर्क में आने से भी हो रही थी। वैसे अभी जैसे कोरोना है वो क्या हो रहा है, संपर्क में आने से जल्दी फैल रहा है, तो वो चीज़ इस तरीके से बोली गई, ठीक है। स्टेनले नाम के वैज्ञानिकों ने इसको क्रिस्टलाइज कहा, क्रिस्टल के आकार का बोला, ठीक है। अब परिभाषा, लूरिया और डार्नेल नाम के वैज्ञानिक थे, लूरिया और डार्नेल नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि इनका जीनोम एक न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है, ये और प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, ये परपोषिक में मतलब सजीव कोशिका में जाता है और उनकी वस्तुओं का उपयोग करके पुनरावृत्ति करता रहता है, अपना गुणन करता रहता है, ठीक है, रेप्लिकेशन करता रहता है। फिर मैथ्यूस, ये भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, विषाणु किसी एक व्यक्ति मात्र में एक या अधिक टेम्पलेट को कहते हैं, यानी कि एक सिंगल पर्सन में बहुत सारे वायरस हो सकते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट हो सकते हैं। ये किसने बोला, मैथ्यूस ने बोला, और ये लैंगिक लक्षण को दर्शाते हैं। किसको दिखाते हैं, उनके लैंगिक लक्षण को दर्शाते हैं। ये अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत टाइनी होता है, दिखाई नहीं दे रहा ना, आपको दिखाई दे रहा है मेरे आसपास, अपने आसपास नहीं ना, क्योंकि ये बहुत अति सूक्ष्म होते हैं। परजीवी, अविकल परजीवी, ऑब्लिगेट होते हैं, मतलब इनको अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, मतलब इसके बिना तो निर्जीव है ना। तो इनको अपनी पोषण के लिए, अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए होस्ट चाहिए, इसलिए बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये, ठीक है। अकोशिकीय, नॉन सेल्यूलर, कोशिका है ही नहीं ना, अकोशिकीय ये, ठीक है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो किसी जीवित प्राणी में क्या होता है, उसके अंदर जाएगा और अपना जीवन व्यतीत करेगा। देखो हमारे घर में रह के हमको ही रोगी बना रहा है, ऐसी वाली बात हो गई ना, मतलब हमारे शरीर में रह रहा है, हमको ही रोगी बना रहा है, खुद जीता जा रहा है, बहुत खतरनाक है भाई ये। फिर है वायरस की प्रकृति, वायरस का नेचर क्या है, ठीक है।
ये सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है, जैसा कि हम जानते हैं। आनुवांशिक पदार्थ क्या है इसका? डीएनए भी और आरएनए भी एक साथ। मतलब मान लीजिए ये ह्यूमन में है तो क्या डीएनए आरएनए दोनों जीनोमिक मटेरियल इसमें होगा? नहीं, कभी भी नहीं। या तो डीएनए वायरस होगा या फिर आरएनए वायरस होगा, लेकिन डीएनए आरएनए एक साथ नहीं आ सकता, ध्यान रखना, ठीक है। 11th क्लास में हो तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली है कि जो वायरस है वो या तो डीएनए वायरस होगा या फिर आरएनए वायरस होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए मैंने ये लगाया है, ठीक है। गुणन केवल पोषक कोशिकाओं में होता है, यानी कि जो सजीव होंगे उसी में अपना गुणन करेगा। जीव द्रव्य व कोशिकाओं का अभाव व अनेक जैविक क्रियाओं का अभाव होता है, क्योंकि नॉन सेल्यूलर है, कोशिका तो है ही नहीं, ठीक है। ये देखो डायग्राम दिख रहा है, ये है इसका पूरा कैप्सिड। इसमें बात करें तो जो वायरस है ना बच्चों, वायरस में कैप्सिड होता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का, ठीक है। और इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन का मिलकर बना होता है, हाँ या ना। मतलब इसमें या तो प्रोटीन है या न्यूक्लिक अम्ल है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कैप्सिड होता है, ये आरएनए इसमें दिखाया हुआ है। इस तरह की वायरस की संरचना होती है। ये बैक्टीरियोफाज की संरचना है। ये इसका सर होता है बैक्टीरियोफाज का, ठीक है। ये टांगे होती है जिसको हम ब्लैक पिंस बोलते हैं। ये इसका कॉलर होता है और ये आच्छद होता है स्क्रू जैसा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? जीनोमिक मटेरियल। यहाँ पे जीनोमिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए। ये यहाँ जाता है, सतह पे बैठता है और यहाँ पे ये छोड़ देता है और इस तरीके से रोग ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। इसका पूरा डिटेल रहता है। न्यूक्लिक अम्ल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में स्पेशली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखा जाता है। मतलब आरएनए जो है, आरएनए वायरस, वो बेसिकली प्लांट्स में होते हैं। जैसे एग्जांपल टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है। एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वायरस पाया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा। बैक्टीरिया में हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पाया जाता है। बाहरी आवरण, इसमें कैप्सिड होते हैं। बहुत सारी प्रोटीन की इकाइयाँ होती है जिनको हम कैप्सोमियर कहते हैं। विरियन पूरा जो कण होता है ना वायरस का, वो विरियन कहलाता है। और जो वायरस का आकार है वो 10 से 500 माइक्रोमीटर, बहुत टाइनी होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। फिर विरियोड, देखो एक और बार बात बता रही हूँ, विरियन क्या है? पूरे कण को हम कह रहे हैं, ठीक है। विरियोड क्या है? मात्र आरएनए के छोटे कण, यानी कि इसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है। प्रियन क्या है? ओनली प्रोटीन और कुछ भी नहीं। इस तरीके से हमने देखा सेकंड चैप्टर का ये वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है। इसमें आपने देख लिया प्लांट्स क्या हैं और जंतु क्या हैं, वायरस क्या हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जब तक आपको पूरे नोट्स बना ले हैं, क्योंकि बच्चों जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आगे जो चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आने वाले हैं। मैं डरा नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, फिजिकली प्रिपेयर हो जाएं कि हमें इतना तो पढ़ना ही है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक की नोट्स बना लो, अपना जो दिमाग है उसको दौड़ाना शुरू कर दो अब, ठीक है, तभी आगे बढ़ोगे। चलती हूँ फिर, धन्यवाद।